एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की तरफ से जो बयान दिया गया, देश की जो घटती आबादी और चिंता की बात है और नई जो दंपत्ति है उनको कहीं न कहीं 2 से 3 बच्चे पैदा करने की जरूरत है। आगे इसके क्या मायने हैं और इसको लेकर देश में जो राजनीति की जा रही है ये कहाँ तक सही है, और इसी के साथ साथ अरब देशों में वक्फ बोर्ड को लेकर मान्यता नहीं है तो फिर भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर जो बवाल है उसके पीछे क्या कुछ रीजंस हैं। इन्हीं तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। आलोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद, नमस्कार जी। आलोक कुमार जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता जताते हुए ये बयान दिया कि नए दंपत्ति है उनको 2 से 3 बच्चे पैदा करने की जरूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इस बयान पर देश को गंभीरता से विचार करें। हाल ही के दिनों में आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस विषय पर चिंता व्यक्त की। घर में एक ही बच्चा होता है तो जनसंख्या घटती है। उन्होंने कहा कि आंध्र के गांवों में बुजुर्ग लोग ही बच रहे, और जब जनसंख्या घटती है, बच्चे पैदा होने की गति कम होती है तो देश में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ जाती है। आजकल आयु भी बढ़ गई और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई हैं। पहले ऐसा होता था कि लगभग 15% आबादी ऐसी होती थी जो अपने जीवन के लिए, खर्चे के लिए इसी पे निर्भर होती थी। इसको डिपेंडेंसी रेशो बोलते थे। दक्षिण के राज्यों में यह बढ़ रहा है। केरल में 18% हो रहा है। क्या हम चाहते हैं कि यह देश वृद्धों का देश हो जाए? क्या हम चाहते हैं कि हमारी आबादी कम होना शुरू हो जाए? तो जैसा सरसंघ चालक जी ने कहा, अगर एक दंपत्ति अपने पूरे जीवन में औसत 2.1 बच्चे पैदा करता है तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। आज केरल और आंध्र में 1.7, दक्षिण के किसी प्रदेश में 1.9 से ज्यादा नहीं। तो जनसंख्या या परिवार नियोजन का मतलब यह तो कभी नहीं हो सकता था कि जनसंख्या घटे। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जिस समय ये परिवार नियोजन के विचार हो रहा था, एक माल्थस की थ्योरी आई थी। उन्होंने कहा कि बच्चे तेजी से बढ़ेंगे, धरती की उर्वरा शक्ति उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, तो बढ़ी हुई आबादी उसको ये धरती भोजन नहीं दे पाएगी। ऐसा करके परिवार नियोजन की शुरुआत हुई, और वो थ्योरी आज रेलेवेंट नहीं है। आपको ध्यान होगा जब 1964 में पाकिस्तान से भारत की लड़ाई हुई तो भारत की आबादी 50 करोड़। उन 50 करोड़ लोगों के लिए भारत की धरती अनाज नहीं दे पाती थी, अमेरिका से मंगाते थे। अमेरिका ने धमकी दी थी कि बंद कर देंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15% अनाज की कमी है, हम सप्ताह में 1 दिन भूखे रहेंगे, हम दबाव नहीं मानेंगे। तो तब भारत की भूमि में 50 करोड़ लोगों के लिए भोजन नहीं होता था। आज आबादी 140 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। हम सबको भोजन दे पा रहे हैं, हम बाहर भी भोजन भेज पा रहे हैं। इसलिए आबादी बढ़ेगी तो भोजन की कमी होगी, यह थोड़ी असफल हो गई। अभी चीन ने भी 2 या 3 बच्चों का नॉर्म शुरू किया। तो एक बच्चा होता है तो ये उसके साथ में अन्याय होता है, अहंकारी होता है। किसी की कंपनी से हम नहीं कर सकते।
विकास संतुलित नहीं हो सकता। तो वस्तुतः पूरे देश को इस बात को मान्य करना चाहिए कि 2 या 3 बच्चे, अभी तो नारा भी था ना, बस 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, वो नारा मुझे उचित लगा। आलोक कुमार जी, लेकिन आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया गया उसके ऊपर अब भ्रांति भी शुरू हो गई है, और असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये कह दिया कि अगर 2 या 3 बच्चे दंपति को पैदा करती है तो इसकी मदद क्या सहन करेगा, और क्या उनके खाते में पैसे डालेगा? वो जब 10-12 बच्चे पैदा करते हैं तो क्या संघ से पैसे लेकर करते हैं? ओवैसी की बातों को गंभीरता से क्यों लेना चाहिए? आलोक कुमार जी, अरब देशों में वक्फ बोर्ड को लेकर मान्यता नहीं है, लेकिन भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बवाल है आखिर क्यों? जुड़ा हुआ सवाल है। जो भूमि धर्मार्थ कामों के लिए अल्लाह को दी जाए उसके लिए वक्फ बोर्ड, तो जो भूमि लोग मंदिरों को दान करते हैं उनके लिए अलग कानून क्यों नहीं? जो चर्च को दान करते, गुरुद्वारे को दान करते, गुरु ग्रंथ साहिब को अर्पण करते, उसके लिए क्यों नहीं है? तो क्या सब धर्मों के लोगों के जो धर्मावे की संपत्ति है उसके लिए एक सा कानून नहीं होना चाहिए? या किसी एक धर्म के लोगों को विशेषाधिकार देना, ये सेकुलरिज्म के और संविधान के मूल अवधारणा के खिलाफ नहीं? तो मैं समझता हूं कि जेपीसी और संसद को इस बात पर विचार करना चाहिए। आलोक कुमार जी, देश में जिस तरीके से मस्जिदों और दरगाहों में मंदिरों को खोदने का जो एक प्रचलन चला हुआ आ रहा है, इसको लेकर कहीं कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी और खासकर जहाँ पर ये विवाद जो उत्पन्न हुए, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि कहीं न कहीं ये जो चीजें हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। हमारा विचार है कि मथुरा काशी के मामलों को गंभीरता से आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग भी उसके लिए प्रयत्न करते हैं। यह 3 बहुत महत्व की जगह है, हमारा ध्यान वहां पर है। आलोक कुमार जी, संभल से लेकर अजमेर तक जो विवाद चल रहा है मस्जिद दरगाह को लेकर के, मंदिर ढूंढने की कवायद है, उस पर कहीं न कहीं बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान देते हुए भारत की तुलना बांग्लादेश से करती है। इसको क्या कहेंगे? भारत की तुलना बांग्लादेश से कैसे हो सकती है? ना यहाँ मस्जिदें जलाई जा रही है, ना जलाई जानी चाहिए। ना ये मुसलमानों के घरों पर हमले हो रहे, ना होने चाहिए। ना मुसलमान बहनों का कोई अपमान या अवमान ना हो रही है, ना होनी चाहिए। मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की तुलना में तेजी से बढ़ी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी मुसलमानों की तुलना में तेजी से घटी है। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं। महबूबा का आरोप गलत है। आलोक कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुत्व को लेकर के हो या फिर हिंदू मंदिरों को हो, इस्कॉन को हो, जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर आप हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, और सरकार को इस तरह से कदम उठाने की जरूरत सरकार कदम उठा रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी उठा रही है। दुनिया भर के लोगों से कह रही है कि इस विषय में राजनयिक दबाव बनाओ। बांग्लादेश को मैं कहना चाहता हूं कि ये सब उसको कठिन होगा, महंगा होगा। भारत ने अपना रक्त बहाया है बांग्लादेश की 71 में पुनर्आजादी के लिए। उस रक्त का सम्मान करना चाहिए। उस पूरे आंदोलन की मूल भावना थी समता, सब धर्मों का सम्मान, सब धर्मों के लोगों की आजादी। उस पर प्रहार हो रहा है तो बांग्लादेश अपने फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पर प्रहार कर रहा है। इसके परिणाम अच्छे नहीं है। आलोक कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।